शुभम भैया, ये जो एंटर हो रहे हैं वेटिंग रूम में, इनको फिर आप अलाउ करते हो कि करके कैसे करते हो? हाउ डू डू दैट? हाँ जी सर, वो हमारी टीम में है आकाश, वो अलाउ करते रहते हैं साथ ही साथ ना। ओके ओके। और नाम देख के सर अलाउ करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस MHRD के हिसाब से हम करते अच्छा ठीक है, जो भी समझ गया, ठीक है। अभी कितने कितने वेबिनार कर लिए भैया आपने, आप लोगों ने वैसे? सर 40 के करीब हो गए सर 1.5 महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसे कर रहे हो भैया? मतलब अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी यूट्यूब पे 2-3 मिनट बाद लाइक। वैसे नॉर्मली यूट्यूब का चैनल भी बना लिया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राजीव सर, राजीव सर। हाँ जी सर एक बार ही आकाश से हो नहीं रहा यूट्यूब, आप ट्राई करेंगे प्लीज सर, यूट्यूब या फेसबुक। एक बार मुझे बताना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है। यूट्यूब पे जाऊं? हाँ जी सर। सर को होस्ट बनाना पड़ेगा ना शायद पहले। आप नहीं कर पा रहे? आप नहीं कर पा रहे? मैं कर देता हूं सर, एक बार मेरे को होस्ट बना दो आकाश। हाँ आप देखो। ये वेबटेल वाला बनाऊं ना आपको? जी। और नहीं तो इंट्रोड्यूस वगैरह करके स्टार्ट होने दो, फिर पीछे करो। लोग ऑलरेडी आ चुके हैं ना। से ट्राई कर लें। ओके ओके। सर आई थिंक देयर इज सम एरर, सो वी कैन स्टार्ट सर। फिर हम एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है ठीक है। So good afternoon all the participants who have joined us to today's Vectel Vigyan webinar. The topic for today's webinar is analysis on Benami law, which will be taken by C. Nitin Kaur. Before introducing Nitin sir, I will just run through a small presentation. So Vectel is India's leading e-compliance company, a 2-decade-old company, and we deals in compliance software and other professional products. Today's speaker is C. Nitin Kaur. Sir is, as we all know, NIRC re-elected NIRC member, NIRC of ICI. Sir also practices and sir's firm practice in Gurgaon and New Delhi, Lakshmi Nagar. So without wasting much of time, I would like to request C. Nitin Kaur ji to start with the presentation.
And along with Nitin ji, we have Rasiya Rajiv Khandelwal ji, who is director of Webtel today with us. Thank you so much. Welcome, Nitin ji. Thank you, deliberations. sir. Thank you. Rajiv ji, first of all, I just want to thank to you and to Webtel team for giving this opportunity to share my views on Benami. To my mind, that this law is actually been जो जिस तरह से डिस्कस किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है, जिससे मेरा टारगेट था कि विल डिस्कस ऑन दिस सब्जेक्ट. और टेक माय वर्ड्स, आज के बाद शायद मेरा मानना ये है बहुत सारे इश्यूज आपके जो दिमाग में आ रहे होंगे बहुत सारे खत्म हो जाएंगे. एट रेट्रोस्पेक्टिविटी, सर क्या ये लॉ इंटेंशन बेस्ड है या नहीं, कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या हर चीज बेनामी हो जाएगा, क्या पैसे मेरे और प्रॉपर्टी. अगर राजीव जी कैन यू अलाउ मी कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी पॉइंट डिस्कस करूं, मतलब मैं बेनामी और बेनिफिशियल ओनर में आपका नाम डाल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है मतलब डिस्कशन में ऑन दैट वे, राइट? आई नीड दैट परमिशन फ्रॉम यू, राइट? तो मुझे नाम को भी बोलना पड़ता है, तो इसलिए मैं जो नाम बस सामने आएगा तो उसका नाम ले लिया करूंगा, ठीक है? तो डोंट टेक इट अदरवाइज सर, ठीक है जी? बट डिस्कशन के लिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है? राइट सर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. सर इज इट विजिबल? It is visible. ठीक है सर, थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सर, ये सर पहले इस एक्ट का नाम था बेनामी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016. सर क्या सर अचानक ही सिंस दिस एक्ट वाज मेड फ्रॉम 1988 अचानक ही क्या हुआ सर 1/11/2016 के बाद, और रादर 1/11/2016 के बाद भी कुछ नहीं हुआ सर? ये जब मेन एम्बिट में आया जब 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब पता लगा यार एक बेनामी एक्ट भी है, वो भी 25 अक्टूबर को नोटिफाई हो गया, जिसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, जिसकी नोटिफिकेशन डेट 1 नवंबर 2016 है कि इस एक्ट की जो अमेंडमेंट है 1/11/2016 से हो चुकी है, और जो बकायदा रूल से बन चुके हैं, और जो कमियां थी पिछले वाले एक्ट के अंदर वो इस अमेंडमेंट के रूप के अंदर पूरी आ चुकी है. तो सर आप मेरी पीपीटी एक मिनट सर, मैं पीपीटी दोबारा ऑन कर लो. हाँ जी सर. राइट सर, आ रही है. राइट. तो व्हाट हैपेंड सर, इस एक्ट का सही नाम पहले था, मैंने बताया आपको, बेनामी प्रॉपर्टी 1988. अब के बाद अब बन गया प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988. अब नाम से कितना फर्क पड़ा कितना नहीं फर्क पड़ा वो आगे डिस्कस करेंगे, और अब इसका नाम हो गया है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, जबकि इससे पहले था बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988. अब हुआ क्या सर, जब भी कोई बेनामी की बात करते हैं सर, आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल कि ये नाम बेनामी कभी हिंदी में कभी नाम या संस्कृत में नाम था ही नहीं था, ये अरेबियन से लिया या फिर ये पर्शियन लैंग्वेज से लिया है. आई विल नॉट गो इन दोस डिटेल्स. मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक 1870 में एक प्रीवी काउंसिल की जजमेंट थी उसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद सीधा 1969 में आ जाऊंगा, और फिर 71, 73 क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी, फिर विल टॉक अबाउट द लॉ बिफोर 1988, फिर 1988 में जब एक्ट बना तब क्या होगा, और उसके बाद सीधा मैं अपने अमेंडमेंट जो एक्ट में उस पर आ जाऊंगा. और ये एक एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव कैसे बनता है, किस तरह बन पाएगा, किस तरह नहीं बन पाएगा, सब डिस्कस करने के लिए हमें ये सब जानना जरूरी है. सब बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब भाई समझ लीजिए कोई भी चीज जो विदाउट नेम हो, एनीथिंग व्हिच इज विदाउट नेम, इट इज बेनामी ट्रांजैक्शन. और प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये 4 लाइनें मैं बता रहा हूं आपको, 4 पिलर. जब भी मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो हमेशा मैं बताता हूं सर 4 पिलर्स इनकम टैक्स में होने जरूरी हैं अगर इनकम टैक्स में टैक्सेशन होना है. वो क्या क्या है कि एक्ट, व्हाट इज द इवेंट, जैसे एक्रू और राइज रिसीव, या फिर मैं बोलता हूं किस व्यक्ति के नाम पे टैक्स हो रहा है. चौथा, व्हाट इज द क्वांटम, अमाउंट क्या है, और चौथा क्या है, टैक्स रेट. तो मैं फिर से बोल रहा हूं सर, इवेंट, फिर पर्सन, फिर उसके बाद सर व्हाट इज द क्वांटम, उसके बाद टैक्स रेट. ऐसे ही सर बेनामी में भी 4 पिलर है. 4 पिलर कौन से हैं? पहला, व्हाट इज द सोर्स, पैसे कहां से आए हैं. दूसरी बात सर, व्हाट इज द टाइटल, अगर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है. और तीसरा क्या है, पर्सन जिसके पास टाइटल बिखुत किया गया है, किसके नाम पे टाइटल किया गया है. और चौथा है सर बेनिफिट कौन ले रहा है. सर जब मैं पूरा बेनामी लॉ समझाऊंगा तो आपको ये पता लगेगा सर आज पुराना लॉ हो चाहे नया लॉ हो, ये इन चारों पिलर के इर्द गिर्द ही उतरेगा. कि जब भी कोई कहीं पे आप अटक गए समझ लो बेनामी हो गया. अगर जहां पे नहीं अटके और सारा क्लियर होता चला गया समझ लीजिए बेनामी नहीं है. ये सीट को सबसे एंड में मैं दोबारा बताऊंगा. फिर बता रहा हूँ 4 पिलर कौन से हैं. पहला सोर्स, पैसे कहां से आए हैं. दूसरा टाइटल प्रॉपर्टी क्या है, किसके नाम पे हुई है, किस पर्सन के नाम पे हुई है. और चौथा है सर बेनिफिट कौन ले रहा है. मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट. नाउ लेट अस कम टू इवोल्यूशन ऑफ बेनामी. हुआ कैसे सर?
सर व्हाट हैपेंड सर, इवोल्यूशन कैसे हुआ सर? पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं। मैं इसी शीट को मोटा मोटा तय करूंगा और यही शीट आपको मोटा मोटा बताएगी कि एक्चुअली बेनामी लॉ कहां पे कब कब कैसे हुआ। लेट मी टेक यू टू 1870। 1870 के आसपास एक प्रीवी काउंसिल का एक जजमेंट आया। उस प्रीवी काउंसिल के जजमेंट में सर डिस्कशन हुआ ऑन बेनामी। तो वहां पे प्रीवी काउंसिल ने ये बोला कि इंडिया का सिस्टम, प्रीवी काउंसिल क्या है सर? सर ब्रिटिश ईरा में जो इंडिया में आज एपेक्स कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है सर। ब्रिटिश ईरा में इंडिया के लिए प्रीवी काउंसिल होता था, ठीक है। तो प्रीवी काउंसिल में जब बेनामी के बारे में डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने डिस्कस करते हुए बोला कि इंडिया के अंदर सर सिस्टम जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम है। सोशियो इकोनॉमिक रीजन है। यहाँ पे क्या होता है सर, बच्चे पैसे कमाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी अपने से बड़ों के नाम पे करें, अपनी मदर के नाम पे, अपने फादर के नाम पे, या फिर जो व्यक्ति सर अभी इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है उसके नाम पे, उसको सिक्योरिटी देने के लिए। तो उन्होंने बोला प्रीवी काउंसिल में इंडिया में, क्योंकि इस तरह के रीजन की वजह से बेनामी ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ बनेगा जिसकी वजह से, अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ बनेगा जो बार्ड होगा, जो बार करेगा कि बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, तब तक सर हमारे को इस तरह की ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं सर, अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ ऐसा बने जो किसी पर्पस की वजह से बेनामी ट्रांजेक्शन को अवॉइड करे, तब तक हमने इस तरह की ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सिस्टम कुछ ऐसा है। अब हुआ क्या सर, देश हमारा आजाद हो गया 1947 में, और उसके बाद सर आपको पता है सर 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना। तो 1969 के आसपास आते आते सर आवाजें आनी शुरू हो गई, आवाजें आनी शुरू हुई कि भैया बेनामी ट्रांजेक्शन हो क्यों रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। सबको पता है देश जब आजाद होता है तो आजाद होने के बाद बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं। एक, क्योंकि देश ऑफिस बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को छोड़ के तो गई नहीं थी, तो देश बहुत गरीब था, तो बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा ब्लैक मनी और टैक्सेस रेट भी, जब मैं पीछे कहीं पढ़ रहा था सर, जरा सा के आसपास जो रेट था, टैक्स रेट था, वो 97% था। तो क्योंकि ब्लैक मनी लोग इन्वॉल्व करते थे, टैक्स की चोरी करते थे सर। 100 रुपए में से अगर 97% आप गवर्नमेंट को दे दोगे तो फिर बंदा चोरी करेगा ही। तो इस वजह से, चोरी करने की वजह से सर बेनामी ट्रांजेक्शन बहुत हैपन होती है। तो जब बेनामी ट्रांजेक्शन हैपन होती है तो उन्होंने बोला इस तरह एक कमिटी बनाते हैं कि इस तरह की बेनामी ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है और कैसे रोका जाए। तो हुआ क्या सर, 57 एक लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी 7 अगस्त 1973। तो उन्होंने बोला ये 5 रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंडिया में बेनामी ट्रांजेक्शन हो रही है। पहला क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम, राइट सर। दूसरा क्या है सर, फ्रॉड, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम क्या है, सोशो इकोनॉमिक रीजन से, ठीक है जी। और तीसरा क्या है सर, फ्रॉड ऑन क्रेडिटर्स, हमारा से लेते हैं उसको वापसी नहीं करना चाहता। टैक्स इवेजन मैंने बताया, 100 रुपए की कमाई करोगे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद 97% टैक्स था, और अगर मान लीजिए स्टेट टैक्स और वेल्थ टैक्स वगैरह मिला लें तो 100 रुपए कमाएंगे तो 103 रुपए देने पड़ते थे उस टाइम पे। 3 रुपए अपनी जेब से, मतलब प्रॉपर्टी बेच के आप 3 रुपए सर गवर्नमेंट को देते थे उसमें से। फिर जब टैक्स इवेजन होगी तो उसको वापसी क्रिएट करने के लिए सर बेनामी ट्रांजेक्शन, उसके बाद करप्ट प्रैक्टिस। सर ने बताया सर करप्शन बहुत फैल गई उन दिनों में, राइट सर। जब हर बंदे को होड़ गई थी समेटने की, तो करप्शन बहुत बढ़ गई थी, इसलिए बेनामी ट्रांजेक्शन। हाँ नितिन सर, जस्ट टू इंटरप्ट फॉर अ सेकंड, जिन लोगों को ऑडियो का इश्यूज आ रहा है, वी आर आल्सो लाइव ऑन फेसबुक नाउ सर। तो आप लोग, मैंने लिंक शेयर कर दिया इन द चैट बॉक्स, यू कैन कनेक्ट अस देयर, एंड आल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू कीप पोस्टिंग देयर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। नितिन सर आंसर करेंगे सारी क्वेरीज एट द एंड ऑफ द सेशन, राइट सर? ओके सर, सर अभी ऑडियो तो मेरी ठीक आ रही है, ठीक नहीं आ रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी आ रही है। तो व्हाट हैपेंड सर, 15 साल कुछ नहीं हुआ। जब 15 साल कुछ नहीं हुआ तो 1984 में सर राजीव गांधी जी की सरकार आई, ड्यू टू सैड असिग्नेशन ऑफ उनकी मदर जो इंदिरा गांधी जी थी। तो 84 में दे हैव गॉट ह्यूज मैंडेट मिला। सटायर में मैं नॉर्मली बोलता हूँ, उस टाइम पे जो आज की बीजेपी गवर्नमेंट है उसके सिर्फ 2 एमपी थे। तो राजीव गांधी जी ने एक सटायर भी मारा था, बच्चे 2 ही अच्छे। और वो बात अलग है सर, 96 में, 97 में और 98 में उन्होंने सरकार भी बनाई। 2 टाइम सरकार बना रही है, दैट इज फुल मैंडेट, दैट इज ऑन लाइटर नोट। पर व्हाट हैपेंड सर, 1984 में जब सरकार बनाई तो क्या हुआ सर, क्योंकि ही इज अ न्यू पर्सन और नो डाउट आसपास, क्योंकि जब ह्यूज मैंडेट मिल जाता है तो उसमें रिस्पांसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और कुछ गलतियां भी होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत करप्शन के चार्जेस भी लगे, बहुत सारी चीजें लगे। तो व्हाट हैपेंड 1988 के अंदर 19 मई 1988 को इन्होंने एक ऑर्डिनेंस बना दिया जिसका नाम था कि बेनामी आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ये सिर्फ 4 सेक्शन थे इसमें। तो सिर्फ दोबारा ह्यू एंड क्राई मचा, क्योंकि भैया ना तो इसमें प्रोहिबिशन लॉन्च हो सकता था,
ना आप प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकते थे। जब आप प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते थे और ना आप प्रोसिक्यूशन कर सकते थे, तो इस वजह से क्या हुआ सर, दोबारा ह्यू एंड क्राई मचा। तो क्या हुआ सर, 14 अगस्त एक इन्होंने फाइनेंस कंपनी दोबारा बनाई, उसने 130th रिपोर्ट दी 14 अगस्त 1988 और 14 अगस्त 1988 की रिपोर्ट के बाद 31 अगस्त को सर राज्यसभा में ये प्रोहिबिशन बिल, बेनामी प्रोहिबिशन बिल पास हो गया और 5 सितंबर को 1988 को सर प्रेसिडेंट से एसेट मिल गया, राइट। तो अब आपको दो डेटें नोट करनी है। पहली डेट है 19 मई 1988 जब ऑर्डिनेंस आया था, और दूसरा डेट सर 5 सितंबर 1988। मैं इसका रेलेवेंस बताऊंगा, राइट। अब उसके बाद की हम बाद में बात करते हैं। पहले ये समझते हैं सर, ये 19 मई 1988 से पहले लॉ था क्या, वो समझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सर मैंने बताया क्योंकि ऑलरेडी सर प्रीवी काउंसिल ने ये बोला था कि भैया कि ऑलरेडी अगर इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन है, बेनामी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इट इज नॉट बार्ड बाय द लॉ टिल दैट टाइम, हमें प्रोटेक्शन करनी है। तो क्या हुआ सर, 1882 में इंडियन ट्रस्ट एक्ट बना। जब इंडियन ट्रस्ट एक्ट बना तो 3 सेक्शन डाले गए, सेक्शन 81, 82 एंड 94, 81, 94। तो सेक्शन 82 था, मैं पहले 82 से बोल रहा हूं, फिर 81 पे आऊंगा, फिर 94 पे आऊंगा। सर सेक्शन 82 ये बोलता था पैसे मेरे, पैसे नितिन कनवर के, प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, पैसे मेरे प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, और मेरा टारगेट अगर ये नहीं है कि राजीव जी उसका बेनिफिट उठाएं, तो ये माना जाएगा कि राजीव जी ने ये प्रॉपर्टी होल्ड की है इंटरेस्ट फॉर माय बेनिफिट। मैं फिर बोल रहा हूं, पैसे मेरे प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, और अगर मेरा इंटेंशन नहीं है टू नॉट टू गिव हिज बेनिफिट, तो ये माना जाएगा राजीव जी होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरेस्ट फॉर माय बेनिफिट। ये यहां पे प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, यहां पे कंसेशन फ्लो हो रहा है, मैंने पैसे दिए हैं, प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे दी। ये तो हो गया सर जहां पे कंसेशन फ्लो हुआ है। 81 सेक्शन ये कहता था, जो उसको शाम ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। तो शाम ट्रांजेक्शन में होता क्या है सर, प्रॉपर्टी मेरी, पर किसी वजह से मैं पेपर ये दिखा रहा हूं, पेपरों में दिखा रहा हूं कि राजीव जी के नाम पे प्रॉपर्टी। मैं लोगों को बता रहा हूं सर ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी राजीव जी की है। सर यहाँ पे कंसेशन कहीं भी मूव नहीं हुआ है। जब एक कंसेशन मूव नहीं हुआ है तो इट इज नथिंग बट अ शाम ट्रांजेक्शन। तो कई बार आपने बेनामी में, कई बार आपने लोगों ने ये भी सुना होगा सर, जो शाम ट्रांजेक्शन को भी डिपार्टमेंट बोलता है ये तो बेनामी है। पर सर दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन शाम ट्रांजेक्शन एंड बेनामी, इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। तो 82 ये कहता था, जहां पे मैंने कंसेशन मूव किया, पैसे मेरे गए, प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, और दूसरे केस में सर प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने सिर्फ दिखाया है। तो ऐसे केस में, दोनों केस में ये माना जाएगा कि राजीव जी मेरे बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी उठा रहे, रख रहे हैं। नाउ देयर वाज सेक्शन 94 ये कहता था कि अगर इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है ट्रस्ट एक्ट के अंदर जहां पे ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में ये ओरल ट्रस्ट डीड मानी जाएगी, और ये माना जाएगा वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बेनिफिट में सब प्रॉपर्टी सब ओन कर रहा है, राइट सर। ये तो 3 सेक्शन हो गए। अब उसके बाद एक सेक्शन 66 आया सीपीसी के अंदर। सेक्शन 66 ऑफ सीपीसी ये बोलता था कि मान लीजिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी कोई ले रहा है, जिसको विटनेस कर रहा है सर गवर्नमेंट, मतलब या फिर कहीं पे इट इज सर्टिफाइड बाय द कोर्ट में सर्टिफाई हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए सब आप इमोल प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, तो सर आप बकायदा सर जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उसके पास अपीयर होते हैं, उससे वो पूछता है क्या आपके, तो यस, तो सेलर होता है, उससे कहता पेमेंट मिल गई, कहता हाँ जी पेमेंट मिल गई। तो जहां पे कोई सर्टिफाइड पे तो कोर्ट हो रहा हो या तो बाय द गवर्नमेंट हो रहा हो, तो ऐसे केस में कोई और व्यक्ति ये नहीं बोल सकता ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब देखिए सर, ये 3 सेक्शन पहले वाले कुछ और कह रहे हैं, ये सेक्शन 66 कुछ और कह रहा है। उसके बाद एक सेक्शन और आया सर 281A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 281A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये कहता था कि मान लीजिए अगर आप कोई बेनामी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपने बेनामी ट्रांजेक्शन करी, किसी के नाम पे प्रॉपर्टी करी, तो आपको 1 साल के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में टू द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर को आपने रिपोर्ट करना है। तो अगर आपने 1 साल के अंदर रिपोर्ट कर दिया तो ठीक, अदरवाइज क्या होगा सर, आप उस व्यक्ति से दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। तो व्हाट आई वांट टू से सर, 281A 2 काम कर रहा है। तो अगर आपने 1 साल में इंफॉर्मेशन दे दी तो वो 81, 82 और 94 के साथ खड़ा हो रहा है। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो सेक्शन 66 के साथ खड़ा हो रहा है। तो अब ये देखिए सर, एंड ऑफ द डे पांचों से सम अप क्या निकल रहा है कि सर बिफोर 19 मई 1988 सर जहां पे सर इट हैज बीन बेनामी ट्रांजेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ इटसेल्फ। सर लॉ ही बोल रहा था कि भाई बेनामी ट्रांजेक्शन आप एंटर हो सकते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भैया आप 4 डेटें मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली 4 डेटें मान लेते हैं कि भैया ये हाइपोथेटिकली कि आप 4 पीरियड कौन से होते हैं जहां पे बेनामी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट दे सकते हैं। डेट कौन सी है सर? एक है 19 मई 1988, दूसरा है सर ऑन और आफ्टर 19 मई 1988 अप टू 4 सितंबर 1988। मैं 4 सितंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 सितंबर को तो सर मैंने एक्ट आ गया था। दूसरी डेट हो सकती है 5 सितंबर 1988 से लेकर 31/10/2016। 31 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई हुआ था 1/11/2016 से। तो लेट अस सही 19 मई 1988 सर
लेट मी रीड कम टू यू सर दिस सेक्शन। सर ये सेक्शन पहला है, ओल्ड एक्ट में वो भी 1988 में, उस सेक्शन 13 ये बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ 358, 3 कौन सा है सर? प्रोसिक्यूशन का, 5 को एक्विजिशन का, कॉन्फिजिशन बाद में आया सर, मैं पुराने एक्ट में हूं सर। सेक्शन 3 बोल रहा है प्रोसिक्यूशन का, जहां पे बोल रहा है कि whosoever enter into बेनामी ट्रांजैक्शन shall be liable for imprisonment which may extend to 3 years। और 5 क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाएगी बाय द अथॉरिटी। और 8 बोलता था कि सर कैसे आपके सर रूल्स बनेंगे, तो बोला shall come into force at once। at once का मतलब सर ये एक्ट कब बना है? 5 सितंबर को। तो ये कब आया सेक्शन? 5 सितंबर को नोटिफाई हुआ। क्लियर है सर? and the remaining provision of this act shall be deemed to have come into force on 19 मई 1988। इसका मतलब बाकी सेक्शन 19 मई 1988 की बात सर। तो पहला तो ये मान लें सर ये एक्ट, जब अच्छा आगे हम बढ़ते हैं, एक बार सेक्शन 3 में आते हैं, ये बोल रहा है नो पर्सन शेल एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन। सर एंटर कब? सर 5 सितंबर के बाद, 5 सितंबर के बाद, प्लीज राइट टू द चैट। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? whosoever enter into बेनामी ट्रांजैक्शन, एंटर मतलब 5 सितंबर के बाद। इसका मतलब सर 19 मई 1988 से पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुई होगी, चाहे बेनामी ट्रांजैक्शन हो कुछ भी हो, तो ऐसे केस में उस पे ये एक्ट लागू नहीं होता। इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। तो जो व्यक्ति बोलता है कि सर ये बेनामी एक्ट है, ये समय के हिसाब से है और समय अनंत है, ना इसका प्रारंभ है ना इसका अंत है, तो मैंने आपको ये बता दिया सर इसका प्रारंभ है। सर प्रारंभ क्या है? 19 मई 1988। 19 मई 1988 से पहले कोई भी अगर आपने बेनामी ट्रांजैक्शन की हुई है, इट हैज बीन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 81, 82 एंड 94। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है नितिन, यार ये बाकी 19 मई 1988 के बाद क्या हुआ? सर ये पांचों सेक्शन जो मैंने आपको बताए ट्रस्ट एक्ट वाले 81, 82 और 94, सर सेक्शन 66 सीपीसी वाला और 281A कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट का, ये पांचों के पांचों सेक्शन सर रिपील कर दिए गए 19 मई 1988 के बाद। ठीक है सर? तो इसका मतलब जो डेट 19 मई 1988 से पहले ट्रांजिशन करी है, वहां पे तो सर आपका एक्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद सर ये एप्लीकेबल हो सकता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सर आपको याद होगा सर 70s में 71, 72 के आसपास इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सर क्या किया था? सर लैंड सीलिंग एक्ट लगाया था जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए। सर इन्होंने टारगेट लगा लिया था कि भैया एक व्यक्ति के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड से ज्यादा नहीं हो सकती, क्वांटिटी ऑफ लैंड से नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में बड़े बड़े जमींदारों ने क्या किया था? जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने अपने जो लोग थे और जो उनके ज्यादा क्लोज वन थे, जो लॉयल थे, उनके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। और 17-18 साल बाद जब उनके, या फिर 15-16 साल जब जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, तो वो प्रॉपर्टी इन्होंने रीट्रांसफर करा ली। अब होता कैसे? जब आप बेनामी एक्ट पढ़ते हो तो बेनामी एक्ट में सेक्शन 6 है जो बोलता है कि भैया अगर आपकी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है उसे रीट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन मेरे पास एक आया जहां पे उन्होंने बोला कि सर हमने इस तरह की प्रॉपर्टी 1988 के बाद ट्रांसफर करा ली, रीट्रांसफर करा ली है, क्या वो बेनामी एक्ट पे लगेगा? तो मैंने एक उनको ओपिनियन दिया और इट हैज बीन वेटेड बाय a big advocate firm afterwards, which is accepted by them. They say, I have said कि भैया since this transaction is already entered before 1988, तो जो रीट्रांसफर वाला झगड़ा है वो सिर्फ वहीं पे आएगा जब आपका वो ट्रांजेक्शन एंटर हुई है आफ्टर 19 मई 1988। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो इसका मतलब उससे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर हुई है उसको आप रीट्रांसफर कर सकते हो। दैट वाज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय 81, 82 एंड 94। क्लियर है सर आपको? राइट तो मैंने आपको प्रारंभ बता दिया, इस एक्ट का प्रारंभ हो गया 19 मई 1988। राइट नाउ बिफोर गोइंग टू अबव पीरियड, जैसे मैंने बताया कि सर जो प्रोसिक्यूशन की बात थी या फिर एक्विजिशन की बात थी वो सारी की सारी यही 5 सितंबर को। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ठीक है नितिन भैया आप 19 मई को तो आप बोल रहे हो 19 मई को तो बोल रहे हो कि बेनामी ट्रांजैक्शन पे रोक लग गई थी, क्या जो प्रोविजन ऑफ प्रोसिक्यूशन है या प्रोविजन ऑफ एक्विजिशन है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली पढ़ पाऊंगा? तो इसके लिए सर पहले अपने जानने के लिए देखते हैं कि सर ये क्या, सर इज दिस लॉ इज अ सिविल लॉ और अ क्रिमिनल लॉ? मैं फिर बोल रहा हूं, क्या ये लॉ सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है? इसका मैं बताऊंगा व्हाट इज द इसका फायदा क्या है सर ये पढ़ने का। पहले तो ये समझ ले सर ये सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क क्या है ये समझ ले सर। क्रिमिनल लॉ के अंदर कभी भी कोई केस फाइल होता है सर, भगवान ना करे किसी का मर्डर हो जाए, कुछ मान लो जी अपहरण कर लेते हैं या कुछ भी हो जाता है, एनीथिंग चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है सर, चाहे नुकसान किसी व्यक्ति विशेष को चाहे किसी फैमिली को, सर जब केस फाइल किया जाता है द केस इज ऑलरेडी फाइल्ड बाय द स्टेट ओनली, तो स्टेट वर्सेस आता है। दूसरा, मेरा सिविल केस के अंदर सर जो प्राइवेट पार्टी है जिसको नुकसान होता है वो सिविल केस फाइल करता है। राइट सर? सर जब मैं क्रिमिनल में आता हूं सर, यहां पे जब पनिशमेंट होती है इट इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट होती है, उसमें फाइन हो भी सकता है, फाइन नहीं भी हो सकता। मेरा सिविल केस में सर इम्प्रिजनमेंट कभी नहीं होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर,
सर जब जब क्रिमिनल लॉ होगा आपको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, क्रिमिनल लॉ में प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और सर वहां पे प्रूव करना पड़ता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जिसे कहते हैं सर प्रोबेबिलिटीज ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, या प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस भी कहते हैं। क्लियर आपको सर? लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे मैं इनकम टैक्स की एक्ट की बात करता हूं सर, इनकम टैक्स जब तक टैक्स की बात करता है तब तक सिविल लॉ है, वेरा जब पेनल्टी की बात करता है तो इट बिकम क्वासी क्रिमिनल। क्यों सर? जैसी पेनल्टी लगेगी सर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे हाइपोथेटिकली अगर किसी व्यक्ति ने सर रिटर्न जमा नहीं कराई और उसका टैक्स मान लीजिए 50,000 का ड्यू है, तो ऐसे केस में सर पहले उसका सर 271 में पेनल्टी लगेगी, और जब पेनल्टी लगती है उसके बाद उससे पहले उससे पूछा जाता है कि क्यों ना ये पेनल्टी आप पे लगाई जाए, रीजनेबल कॉस्ट, राइट, पूछा जाता है। तो अगर वो व्यक्ति ये नहीं बता पाता कि मैं रिटर्न किस लिए फाइल नहीं कर पाया, जिसपे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में 5,000 की पेनल्टी तो लगी लगेगी सर। आपको सेक्शन 276 के अंदर तो प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है। क्यों ना आपको सर? बट अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वहीं पे पेनल्टी के टाइम पे सेटिस्फाई कर दे, पेनल्टी के टाइम पे सेटिस्फाई कर दे कि सर रीजनेबल कॉस्ट था, कोई ऐसी थी, कोई बीमारी कुछ हो गया था, या कुछ इस तरह की बात हो गई जो चीज बियॉन्ड इज कंट्रोल थी, जहां पे कहीं पे फंस गया था, जहां पे वो कहीं बात ही नहीं कर सकता था, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में ना तो पेनल्टी लग पाएगी ना तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा। सर हमेशा इनकम टैक्स का चक्कर हमेशा ऐसे घूमता है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। पहले रिटर्न भरी जाती है, फिर असेसमेंट होती है, फिर पेनल्टी लगती है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है। सर समय का चक्कर उल्टा नहीं घूम सकता कि रिटर्न आपने भरी नहीं सीधा प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दो। क्यों सर? पेनल्टी के टाइम पे अगर मान लीजिए पेनल्टी नहीं लग पाई तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो पाएगा। सेम वे सर जब आप बात करते हो इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में सर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीपोंडरेंस की बात करते हैं, जबकि पेनल्टी में सर आपकी कंडीशन बहुत स्ट्रिक्टर हो जाती है। ठीक है, मैंने टैक्स पे किया, मेरे टैक्स की चोरी हो गई, पर क्या मेरा रीजनेबल कॉस्ट था? अगर रीजनेबल कॉस्ट था तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि टैक्स की लायबिलिटी तो आएगी पर पेनल्टी नहीं रहेगी। मैं क्यों आपको सर? सेम वे सर उसके बाद जब मैं दोबारा क्रिमिनल लॉ में आता हूं सर, क्रिमिनल लॉ में सर नॉर्मली जो डिफेंडेंट होता है उसके पास एक, अगर मान लीजिए उसके फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है बाय द प्रोसिक्यूटर या पुलिस द्वारा, तो ऐसे केस में कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करता है। वेयरएज सर सिविल केस में फंडामेंटल राइट का कभी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता। पांचवा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर, मेंसरिया। सर जब भी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी सर, मेंसरिया इज मस्ट। जो द डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव कि इसमें मेंसरिया, इसका कल्पेबल माइंड था, वो जानबूझ के कर रहा था। कई बार आपने देखा होगा पिक्चर में दिखाते हैं कि सर उसने अपने बचाव में अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसका मर्डर हो गया। तो ऐसे केस में सर कोर्ट क्या कहता है? उसने अपने बचाव के लिए कोशिश करी तो ये मर्डर नहीं है, तो सर मेंसरिया इज नॉट देयर, राइट। वेयरएज सर मेंसरिया कंसेप्ट सिविल लॉ में नहीं होता। तो ये पांचों डिफरेंस मानने। अब हो क्या रहा है सर, मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूं? लेट अस कम टू बेनामी लॉ। बेनामी लॉ में मैंने आपको बताया देयर वाज सेक्शन, देखिए पहला चैप्टर बात करता है सेक्शन 1 की, बात करता है 1(1) ये बोलता है कि इसका नाम अब बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया। बोलता है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जेएंडके। नाउ अब जेएंडके में भी एप्लीकेबल हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 वाज अब्रोगेटेड। ठीक है जी, 1(3) में आपको पढ़ाई रहा हूं सामने। उसके बाद 2 में डेफिनेशन आ जाती है कि जिसमें पहले 3 डेफिनेशन थी, अब 31 डेफिनेशन है, उसको भी कवर करेंगे। अगले चैप्टर में सीधा सेक्शन 3 से स्टार्ट करता है। सेक्शन 3 में ऐसे स्टार्ट करता है, नो पर्सन शैल एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन। अब 3(2) खत्म हो चुका है सर, 3(3) अब 3(2) बन चुका है। अब 3(2) में क्या बोल रहा है? whosoever enter into बेनामी ट्रांजैक्शन shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। तो 3 साल तक की सजा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये लॉ क्या है सर? इट इज नथिंग बट अ सर क्रिमिनल लॉ। और जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ते हो सर, आर्टिकल 20 पढ़ते हो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब 2 चीजें कि मान लीजिए आज की डेट पे मैंने कोई एक्ट किया, वो मैं ऑफेंस नहीं है, मैंने कोई एक्ट किया वो ऑफेंस नहीं है, मैं रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करके उस एक्ट को ऑफेंस नहीं बना सकता। चींटी को मारना मर्डर नहीं है। आपने 4 चींटियां मार, को गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि आज से 2 साल पहले तक जिसने भी चींटियां मारी होंगी वो मर्डर माना जाएगा। सॉरी, ऐसा नहीं है। सेम वे अगर मान लीजिए आज की डेट में किसी ने कोई एक्ट किया वो ऑफेंस है, तो गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली करके उसकी सजा मान लीजिए एक्स है, राइट, सजा एक्स है, तो रेट्रोस्पेक्टिव गवर्नमेंट अमेंड करके उसकी सजा x+y नहीं कर सकती। मतलब आपने कोई भी गलती करी, उसकी सजा ये है कि आपको डांट के भगा दिया जाएगा। अब उसके बाद कल को गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती रेट्रोस्पेक्टिव करके कि बेस को 2 दिन जेल में भी डालना पड़ेगा। अगर करना है आज से ही करना है। तो कोई भी पेनल लॉ में जो क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है वो प्रोस्पेक्टिव हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। मैं क्लियर हूं आपको सर?
तो इस वजह सर, अब देखो मैंने आपको बताया सर आपको, सो प्रोसिक्यूशन 5 सितंबर से लागू था, एक्विजिशन 5 सितंबर से लागू था। तो जो मैं आपको ये डेट बता रहा हूं कि 19 मई से लेकर 4 सितंबर तक, 4 सितंबर तक अगर कोई बेनामी ट्रांजेक्शन इंटर हुई है तो ऐसे केस में ना तो प्रोसिक्यूशन हो पाएगा ना एक्विजिशन हो पाएगा। तो आपने बोला यार फिर होगा क्या सर, उसने मना कर दिया। नो सर, दो सेक्शन है, सेक्शन 4 और 6। सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आपने बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर हुए तो ऐसे केस में आप 19 मई के बाद आप वापसी रिक्लेम नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी उससे। और सेक्शन 6 क्या कर सकते, तो उन्होंने बोला यार क्या कल को वो बेनामीदारी ट्रांसफर करते, तो उन्होंने बेनामीदार को ही मना कर दिया, भाई तू भी रीट्रांसफर नहीं कर सकता। तो दो इश्यूज लग गए 19 मई से लेकर 4 सितंबर तक। तो दो चीजें, ना तो आप क्लेम कर सकते हो ना वो व्यक्ति रीट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी को। तो ये दो इश्यूज इस डेट तक रहेगी। अब अगला आता है सर 5 सितंबर से 31/10 तक, 31/10 तक ये बात करते हैं सर। इन सबको डिस्कस करने के लिए पहले डिस्कस करते हैं इश्यू ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। सर जब भी मैं रेट्रोस्पेक्टिविटी की बात करता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं यार क्या बात कर रहा है यार, बेनामी लॉ ये बोल रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव है। अब वो क्या करते हैं, दो सेक्शन की बात करते हैं। पहला सर ये न्यू एक्ट के अंदर सर सेम सेक्शन कॉपी है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। वो सेक्शन क्या बोल रहा है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 358 शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो सर ये अमेंडमेंट एक्ट है, तो 1/11/2016 से। तो सेक्शन 3 कब से लगेगा सर, लगेगा सर 1/11/2016 से। सर 5 करता है कॉन्फिस्केशन, तो 5 कब से लगेगा सर 1/11/2016 से। 8 बात करता है सर एडिटिंग अथॉरिटी कौन बनेगा और किस तरह से काम करेगा, तो भूल जाते हैं। और शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी डी 19 मई 1988। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि बाकी सारे 19 मई 1988 से पढ़ाया। सर आर्टिकल 20 में प्लीज सर कोई चीज पहले बेनामी नहीं था, जैसे मैंने आपको शाम ट्रांजेक्शन बता रहा हूं, मैं मोटा-मोटा कर रहा हूं आपको, पूरा समझाऊंगा अभी कि मान लीजिए शाम ट्रांजेक्शन 1988 के एक्ट के अंदर मान लीजिए बेनामी नहीं थी, तो अगर आपने सब्सटेंटिव डेफिनेशन चेंज कर दी उससे क्या वो बेनामी हो जाएगी? नो सर। सर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सर जो अमेंडमेंट कर सकते हो वो सिर्फ प्रोसीजर लॉ में कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया सर, जब आप पढ़ोगे पुराने वाले एक्ट में और नए वाले एक्ट में फर्क क्या था सर, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं थी। देयर इज नो प्रोसीजर की शो नोटिस कौन देगा, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर होगी, कैसे किसके नाम पे होगी, कैसे होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्वायर करेगा, राइट। उसके बाद कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा सर, कैसे सर बंदा वो अपील फाइल करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, आर्ग्यूमेंट, इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। तो इसका मतलब जो प्रोसीजर आपने लेट डाउन किया है दैट इज द ओनली थिंग। सर आप सर रेस्पेक्टिव पढ़ सकते हो, कोई सब्सटेंटिव प्रोविजन है, जैसे बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी, सब्सटेंटिव। सर प्रॉपर ट्रांसफर की डेफिनेशन चेंज कर दी, सब्सटेंटिव। सर की डेफिनेशन चेंज कर दी, सब्सटेंटिव। ये 4-5 डेफिनेशन है जिसको आप बैकडेट से पढ़ना चाहते हो वो नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ प्रोसीजर वाल पार्ट वाला पढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा हाई कोर्ट सर हुआ क्या, 3 हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, देन इट हैज बीन फॉलोड बाय कलकत्ता हाई कोर्ट, और राजस्थान हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के बीच में एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जजमेंट आई। सर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव है, फिर राजस्थान हाई कोर्ट और सर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि सर ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और इनमें से एक हाई कोर्ट ने तो यहां तक बोल दिया इवन प्रोसीजर लॉ भी नहीं पढ़ सकते। सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। बहुत लोग ये बोल रहे हैं सब, जैसे मैंने आपको समझाया प्रोसीजर तो पढ़ सकते हैं, मैं उस बात पे इत्तेफाक रख रहा हूं, पर सर हाई कोर्ट का कहना क्या है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर देयर वाज अ लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लीजिए हाइपोथेटिकली कि 28 साल लीजिए कोई 25 साल पुरानी कोई ट्रांजेक्शन आपसे पूछे कि भाई पैसे नितिन तूने दिए थे और प्रॉपर्टी अब ये प्रूव कर नहीं थी, ये तेरे बेनिफिट के लिए या फिर ये तूने गिफ्ट की थी। सर क्या मेरे पास आज की डेट में डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर कैसे हैं जहां पर ट्रिब्यूनल्स ने बोला है सर रीजनेबल पीरियड की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर आपने टाइम पीरियड नहीं दिया तो रीजनेबल पीरियड हम जैसे आपको सेक्शन 201 की बात करता हूं। सेक्शन 201 में जब टीडीएस की बात करते हैं एसएससी डीम्ड इन डिफॉल्ट, तो सर आईटीएटी ने स्पेशल बेंच के केस में इनिशियली पहले कोर्ट का डिसीजन आ गया था जहां पे बोला था, फिर स्पेशल बेंच ने आईटीएटी ने बोल दिया था एक केस के अंदर कि भैया पीरियड है, और उसके बाद सारे के सारे कोर्ट ये मानते हैं कि 4 साल का पीरियड रीजनेबल पीरियड है जहां पे आपने सर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ। तो अगर ये मान लीजिए क्रिमिनल लॉ है वो सिर्फ 4 साल 5 साल 6 साल कुछ तो लिमिट रखेंगे। तो व्हाट आई वांट टू से कि समय ना इसका अंत है, इसका मतलब मैंने
प्रारंभ तो बता दिया सर, लिमिटेशन एक्ट में रीजनल पीरियड काउंट करना पड़ेगा। 40-22 साल पुरानी कोई चीज इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगना शुरू कर दे, लाओ भाई साहब इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब आप प्रूव करो। यू कुडंट डू लाइक दिस। तो दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट यू शुड हैव। पहला आर्गुमेंट बताया कि सर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, पहली बात। प्रारंभ कब से है वो बता दिया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बता दिया सर लॉ ऑफ रीजनेबलनेस भी होनी चाहिए, राइट। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड आपको लॉ बोलना पड़ेगा सर, कहां तक आप इसे आगे पढ़ सकते हैं, कितने पुरानी आप इंफॉर्मेशन मुझसे मांग सकते हैं। मैं क्लियर हूं आपको सर? 1-3 बोलते हैं, साथ ही साथ एक बात और बोलते हैं भाई साहब देखो इसमें ना हेड वर्ड यूज कर लिया, तो बेनामी ट्रांजेक्शन में हेड वर्ड यूज कर लिया, इस वजह से ये सर अब रेट्रोस्पेक्टिव हो गई। तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट ये हेड वर्ड पहली बार यूज, हेड वर्ड वाज ऑलरेडी बीन देयर इन सेक्शन 4 आल्सो और सेक्शन 6 आल्सो, वहां पे भी दोनों जगह में हेड वर्ड था। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो हेड वर्ड का पर्पस क्या है वो समझ ले सर। पहली बात सर, हेड वर्ड का पर्पस ये है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट मी कम टू बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट की डेफिनेशन पे आता हूं, फिर वापसी आऊंगा सर। पुराने वेरिएंट सर डेफिनेशन, पुरानी वाली डेफिनेशन में प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू प्रिस्क्राइब, व्हाट डू यू बेनामी ट्रांजेक्शन। मैं पहले प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझा, interest in such property, मतलब property means property of any kind, whether movable, tangible or tangible। और सर डेफिनेशन चेंज क्या करी इन्होंने, क्या बोला? प्रॉपर्टी मींस एसेट्स ऑफ एनी काइंड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, राइट। whether movable, tangible, intangible, corporeal और इनकॉर्पोरियल। तो सर मैंने कॉर्पोरियल नॉन कॉर्पोरियल में काफी जगह चेक किया सर, जो चीज कॉर्पोरियल नॉन कॉर्पोरियल, तो मैंने बहुत सारे चेक करने के बावजूद मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो टेंजिबल इंटेंजिबल है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति ये कोई प्रॉपर्टी के बारे में बता पाए कि भैया ये प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल को नॉन कॉर्पोरियल में तो आ रही है पर टेंजिबल इंटेंजिबल में नहीं आ रही, तो ऐसे केस में इसको नहीं पढ़ा जाएगा। एंड इंक्लूड्स एनी राइट और इंटरेस्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। सर यहां तक तो ऑलमोस्ट बराबर है। एंड सर ये पढ़िए सर, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज कैपेबल of conversion into some other form than the property in the converted form। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सर, मान लीजिए 2016 से पहले राजीव जी को कुछ बुलियन इनके नाम पे करा दी, मैंने पैसे मैंने दिए, बुलियन इनके नाम पे पर मेरे पे नहीं। तो ऐसे केस में राजीव जी ने 31 अक्टूबर से पहले बुलियन को ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे केस में जब बुलियन को आपने ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया, क्या वो इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ रहा है? पुरानी वाली में नहीं आ रहा सर। अगर बुलियन का बुलियन है तो सर कहीं कवर तो दिक्कत नहीं आएगी, पर बुलियन को ज्वेलरी में कवर कर दिया तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ऐसे केस में अगर लेकिन उन्होंने चेंज किया 1/11/2016 के बाद, 1/11/2016 के बाद चेंज किया, तो ऐसे केस में ये हेड वर्ड काम करेगा उसके साथ। अब उसके बाद 1/11/2016 के बाद अगर उन्होंने कन्वर्ट कराया होगा तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी की राइट दूसरा एंड ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉपर्टी। मान लीजिए पैसे मेरे के नाम पे, राजीव जी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, ये सब बेनामीदार, बट मैं बेनिफिशियल ओनर, प्रॉपर्टी ए बी सी डी, किसी को पैसे मिल गए, क्या वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ रहा है पुराना? सर देखिए नहीं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी इन्होंने 1/11/2016 के बाद बेची होती तो ऐसे केस में सर जो पेमेंट आती है या बैंक में पैसे आते या फिर कुछ भी कन्वर्टेड फॉर्म आती तो वो चीज इसमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड होती। तो हेड वर्ड सर, तो हेड वर्ड का पर्पस क्या है कि अगर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप होल्ड 1/11/2016 के बाद कर रहे हो, उसके बाद आप जब कर रहे हो तो ऐसे केस के अंदर उसकी वाइडर डेफिनेशन पढ़ सकते हो। दैट इज ओनली पर्पस। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बनाता। मैं क्लियर हूं आपको सर? जो व्यक्ति बोलता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव बना रहा है वो उनका इंटरप्रिटेशन मेरे हम्बल ओपिनियन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। सर हेड का एक पर्पस और है। सर बेनामी ट्रांजेक्शन में जब बात करता हूं, बेनामी ट्रांजेक्शन सर जब बात करते हैं ये नॉर्मली बात करता है ये प्रीपिचुटी सर। जैसे मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए राजीव जी की एक सिस्टर है, तो मान लीजिए कभी उनको पैसे की जरूरत पड़ी, किसी वजह से फाइनेंशियली कोई दिक्कत आई, तो राजीव जी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीदी और रजिस्ट्री उनके नाम पे करा दी और उनकी सिस्टर ने वहां पे रहना शुरू किया, राइट। अब 4-5 साल बाद सर टाइम चेंज हुआ तो जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ठीक हो गई और उल्टा बहुत ज्यादा पैसे उन्होंने और ज्यादा कमा लिए। अब उन्होंने राजीव जी को बोला भैया आपने मुझे प्रॉपर्टी में रहने के लिए दी, मुझे ये दी, पर अब मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, मैं वापस यहाँ पे जाना है वहां पे जा रही हूँ, अब इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर। अब अगर राजीव जी ने 6 महीने
के अंदर 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को दोबारा अपने नाम पे नहीं कराया, एक रीजन पीरियड मान लीजिए 6 महीने लगा लीजिए, कहीं पे लिखा नहीं है, मैं रीजन पीरियड की बात कर रहा हूँ। अगर 6 पीरियड के अंदर अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कराई और ऐसे केस में अब प्रॉपर्टी को दोबारा अब इन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया, ये पैसे किसके हैं? इनके। प्रॉपर्टी किसके नाम पे? इनकी से बाद 4-5 साल बाद अब ये प्रॉपर्टी अब ये एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये हेल्ड वर्ड बोलेगा। तो जब ट्रांजिशन होती है तब तो बेनामी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे बेनामी है। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ऐसे केस में तब वो बेनामी पढ़ा जाएगा। व्हाट आई वांट टू से सर, फर्क क्या है दोनों? फर्क ये है कि वहां पे सर वर्ड लिखा हुआ था हेल्ड, हेल्ड नहीं था अपने वाले केस के अंदर, राइट? अब दूसरे वाले में हेल्ड जुड़ गया, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ सर? पहले एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देखते थे, पर अब बार देखनी पड़ेगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट? अब मेरा आर्गुमेंट क्या है, ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं है? मैंने आर्टिकल 20 आपको ऑलरेडी समझा दिया। लेट मी कम टू सर, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इन द केस ऑफ मंगथई अमल वर्सेस राजेश्वरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2019। सर ये जजमेंट में सर हुआ क्या, जो ये सेक्शन था वो सेक्शन 3(2) की झगड़ा था। सर हुआ क्या, दो व्यक्तियों, जहां पे ये बोला गया, ये 3(2) सेक्शन क्या बोलता था? अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे कराता है या अनमैरिड डॉटर के नाम पे कराता है, या अनमैरिड डॉटर के नाम पे कराता है, तो ऐसे केस में अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड, माना जाएगा ये प्रॉपर्टी उनके बेनिफिट। बोला गया क्योंकि सिंस द ऑलरेडी बीन अमेंडेड, तो 3(2) तो खत्म कर चुके हैं, ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन में डाल चुके हैं। उन्होंने बोला ये 3(2) सब अब खत्म हो, रेस्पेक्टिव नहीं पड़ेगी। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस के अंदर कि भैया ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, और ये तब बोला है, आप देखिए 2019 के अंदर, ये तब बोला है जब ऑलरेडी 2016 का अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, तब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी है। और जब जाते हो, सॉरी, जजमेंट को लेके जाते हो, उनके पास लॉ था, मैंने कहा ये क्या है फिर भाई? अब वो चुप हो। व्हाट हैपेंड? तो ये आर्गुमेंट आप हमेशा लें, सर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, दो इट इज इन द टू प्राइवेट पार्टीज, नॉट विद द डिपार्टमेंट। एफएम स्पीच, सर एफएम स्पीच में दो डेटे और नोट कर लें, दो डेटे हैं 27/16 और एक डेट है 2 अगस्त 2016। अब बोलोगे सर इसका रेलेवेंस क्या है सर? सर हमारे उस टाइम के धन फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल अरुण जेटली जी, सर उस टाइम पे 2016 को लोकसभा में डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, और 2 अगस्त 2016 को सर डिफरेंट ऑनरेबल मेंबर्स के आंसर दिए थे राज्यसभा। और टेक माय वर्ड सर, आपका एंड में बेसिस यही बनना है, राइट? तो सर एफएमसी पूछा गया उनसे कि व्हाई द अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द न्यू एक्ट वाज नॉट मेड बाय द रिपीलिंग ओल्ड एक्ट। उनसे पूछा गया भाई सर आप 72 सेक्शन का नया एक्ट बना रहे हो, तो आप अमेंडमेंट एक्ट बना रहे हो, इन 9 सेक्शन वाले पुराने एक्ट को रिपील क्यों नहीं कर देते? तो उन्होंने पूछा नो डाउट, उन्होंने बताया नो डाउट सर, आज की डेट में सर मेरे पास इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास रूल्स नहीं है कैसे लॉ इंप्लीमेंट होगा, एडिटिंग अथॉरिटी कौन नहीं ये नहीं पता मुझे। सर लॉ आज की डेट में प्रोवाइड कर रहा है एक्विजिशन की, और जब एक्विजिशन होता है वहां पे कंपनसेशन मिलता है। और जब मैं अब आज की डेट में जब मैं लॉ को कॉन्फिस्केशन बना रहा हूं, नो डाउट मैं प्रॉपर्टी सर एक्वायर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आर्टिकल 20 लगता है। बट मेरे को किसी ने रूल्स सेक्शन 8 में बना दें, पर ऐसे केस में सर मैं आर्टिकल 300A समझाऊंगा, तो आपको बताऊंगा सर कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेशन को डेलीगेट करके नहीं बना सकते। मैं आर्टिकल 300 में आऊंगा तो उस कंटेक्स्ट में दोबारा समझाऊंगा आपको ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला, हमने लॉ मिनिस्ट्री को जब लिखा तो लॉ मिनिस्ट्री ने बताया कि भैया अगर इस तरह का लॉ आप रूल्स में बना दोगे इट विल अमाउंट टू एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ पावर, जैसे आईसीडीएस में हुआ, ठीक है सर? तो सेम वे इसीलिए कहते हमने सर ये अब 72 सेक्शन का नया एक्ट बनाया, अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम इस एक्ट पुराने वाले एक्ट को रिपील कर दें और नया वाला एक्ट नया बना दे, तो ऐसे केस में पिछले बेनामी ट्रांजेक्शन हुई होगी, जब कुछ ना कुछ बेनामी ट्रांजेक्शन हुई होगी तो ऐसे केस प्रोसिक्यूट तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक्ट को रिपील नहीं किया है, हमने अमेंडमेंट एक्ट पास किया। आर्टिकल 20 क्या बोलता है सर? जो हमारे जो पेनल लॉज है, क्योंकि ये पेनल लॉज है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होते। देन सेक्शन 33 और सेक्शन 533 में क्या बोलता है कि अगर कोई एक्ट, मान लीजिए मैंने कोई भी एक्ट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट पास ऑफ द एक्ट किया है, तो ऐसे केस में सर जो whosoever enter into बेनामी ट्रांजेक्शन आफ्टर द पासिंग ऑफ अमेंडमेंट बिल, राइट? तो ऐसे केस में जो प्रोविजन है 7 साल वाली, वो लगेगी सर जब आप 1/11/2016 के बाद। और सेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन कब? 2016 के बाद प्रॉपर्टी कोई बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर हुए हो। क्लियर हूं आपको सर?
इस वजह से सर, ये सारी वजह से सर ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, और आर्टिकल 20 में ऑलरेडी समझा फर्क है सर। ये 9 सेक्शन का था, ये 72 सेक्शन का है। यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी है। यहाँ पे बेनामी ट्रांजेक्शन के रूल्स है ही नहीं, यहाँ पे रूल्स हैं सर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर था नहीं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की सब डिटेल दे दी। इम्प्रिजनमेंट 3 साल का हो सकता है, यहाँ पे 7 साल की सर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 साल मिनिमम और 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, राइट। अब एक मैंने चार्ट बनाया कि सर ये कैसे है कि अमेंडमेंट एक्ट में कैसे ब्रेकअप है। 8 चैप्टर में डिवाइड है, 72 सेक्शन है सर। 10 रूल नोटिफाई कर चुके हैं, 3 फॉर्म आ चुके हैं सर इसके अंदर। चैप्टर 2 बताता है, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है जी, 8 तक है, ठीक है सर। अब कंपैरिजन सर, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया सर, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो आज की डेट में सब्सटैंटिवली बहुत ज्यादा इन्होंने एलोबरेट कर दिए हैं, राइट। तो क्या उसको पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर। सब्सटैंटिव प्रोविजन को आप आज की डेट में जो बढ़ गए हैं उसको नहीं पढ़ोगे। जैसे मैं सेक्शन 28 में आता हूं, तो सेक्शन 28 ये बोलता था बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर, वही बोलता था इट मींस एनी प्रॉपर्टी एंड आल्सो इंक्लूड्स प्रोसीड्स फ्रॉम। हो गई बेनामी प्रॉपर्टी। पहली बात, बेनामी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी व्हिच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड आल्सो इंक्लूड्स प्रोसीड्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। मतलब 3 चीज हो गई है। तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए बेनामी ट्रांजैक्शन का, और आल्सो इंक्लूड प्रोसीड्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो सर प्रॉपर्टी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भैया क्या बढ़ गया था। लेट अस कम टू व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शन। सर बेनामी ट्रांजैक्शन में फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि सर दोनों में पहले में और बाद में फर्क क्या था सर। बेनामी ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज ट्रांसफर पेड और प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। सर इतनी डेफिनेशन में फिर से बोल रहा हूं। उन्होंने बोला बेनामी ट्रांजैक्शन मींस, पहली बात मींस एनी ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन वाला वर्ड है सर, इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए टू वन पर्सन फॉर अ कंसेशन पेड और प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। इसका मतलब सर अगर पुराने वाले एक्ट में चेक करना है बेनामी, तो सर आपको ये चेक करना है क्या 2 व्यक्ति हैं या नहीं। अगर मेरे और राजीव जी में से हाइपोथेटिकली पैसे मेरे और प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, और मेरे और राजीव जी में से कोई भी फिक्टिशियस हो गया, पैसे देने वाला, फिक्टिशियस का मतलब जो कभी है ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं करता सर। मैं अनट्रेसेबल की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए जैसे अगर कोई भी व्यक्ति फिक्टिशियस है, वो कभी है ही नहीं, तो ऐसे केस में अगर लेने वाला या देने वाला जो प्रॉपर्टी जो पैसे दे रहा है, जिसके नाम से दिखा रहे हो कि हम पैसे दे रहे हैं, या फिर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो रही है, वो अगर फिक्टिशियस है, तो ऐसे केस में सर ये वाला पुराना वाला एक्ट नहीं लगेगा, वो शाम ट्रांजेक्शन है, राइट। वो इनकम टैक्स में उसकी पिटाई हो सकती है, वो बेनामी एक्ट नहीं बन पाएगा, क्लियर सर। साथ के साथ सर इसमें लिखा हुआ है सर in which the property is transferred to one person for a consideration paid। इसका मतलब सर फ्लो ऑफ कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक और केस बताया था कि मान लीजिए 81 वाली कि प्रॉपर्टी मेरी, मैं कुछ डॉक्यूमेंट बना के ये दिखा रहा हूं ये प्रॉपर्टी राजीव जी की है, हम दोनों एग्जिस्टेंस में, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम दोनों में से कोई फिक्टिशियस नहीं है, पर मैं क्या कर रहा हूं, कोई कंसिडरेशन का फ्लो नहीं हुआ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिया और प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे नहीं कराई, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को दिखाया है कि इट इज इन द नेम ऑफ राजीव जी। तो अगर कंसेशन भी मूव नहीं हुआ, तो ऐसे केस में भी सर ये शाम ट्रांजेक्शन है, ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो दो ट्रांजेक्शन कवर नहीं होंगी। पहला, हम दोनों में से कोई व्यक्ति अगर फिक्टिशियस हो गया तो, या फिर जहां पे कंसेशन मूव ही नहीं हुआ। दूसरा सर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड ट्रांसफर्ड, अभी हम आगे बढ़ेंगे, और ट्रांजेक्शन, ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा सर। मैं अब नई लेवल डेफिनेशन में आ रहा हूं। ये एग्जांपल दिया हुआ देखिए सर, कंसेशन मैंने मूव किया, सेलर है, कन्वेंस डीड बी के नाम पे हो गई, ठीक है सर। नो, सेक्शन 29 नया समझाता है, 29 समझाता है कि सर बेनामी ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। इसमें 4 पार्ट बना दिया, अब ए बी सी डी। पहले सर सिर्फ ए था, अब 4 पार्ट बना दिए। पहला पार्ट कुछ ऐसे बोलता अ ट्रांजिशन और एन अरेंजमेंट। सर वहां पे क्या बोल रहा था, ये सिर्फ ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन और अरेंजमेंट फर्क क्या है सर? सर अरेंजमेंट इज वेरी ब्रॉड टर्म सर, एक छोटा वो भी अरेंजमेंट का पार्ट है सर। कोई अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है सर, ट्रांजिशन हमेशा वही होगी जो आप सर जिसको आप लॉ की वजह से सर आप जिसको अबाइड करा सकते हैं। अगर कोई ऐसी भी चीज जो अबाइड ना करा पाए लॉ के द्वारा, तो उस केस में भी सर अरेंजमेंट में आ जाएगा। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई जहां पे कोई लॉफुल एक्टिविटी नहीं भी है, तो भी वो अरेंजमेंट का पार्ट बन जाएगा। मैं क्यों ना सर, अरेंजमेंट इज अ वाइड टर्म। तो इन केस अगर कोई व्यक्ति ये प्रूव कर दे पुराने वाले 1988 के हिसाब से, अगर पुराने ट्रांजेक्शन में सर ये ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ये तो अरेंजमेंट है, और वहां पे क्या लिखा हुआ, अरेंजमेंट वर्ड इज नॉट देयर, तो ऐसे केस में आप बोलोगे सर ये पुराने वाले एक्ट में नहीं लग पाएगी। बट सर यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज वाइड कर दी।
वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू, सर वहां पे भी लिखा हुआ था, और इज हेल्ड बाय, हेल्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया किस कंटेक्स्ट में, इट इज कंटेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो आपकी वाइडर डेफिनेशन की बात कर रहा है। सर हेल्ड का मतलब ये नहीं है कि हाइपोथेटिकली मान लीजिए मैंने कोई बेनामी प्रॉपर्टी ली सर 31 अक्टूबर 2016 से पहले कोई बेनामी ट्रांजेक्शन करी, तो और आज की डेट में वो व्यक्ति अगर हेल्ड कर रहा है, तो ऐसे केस में 3 साल की सजा तो वहां पे हो जाएगी, 7 साल की सजा यहाँ पे हो जाएगी। सॉरी, डबल जियो पार्टी नहीं होगी सर। जब आपने बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर किया तो उस टाइम पे सर आपको जो लॉ था उस तरह से प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा। अगर उस टाइम पे 3 साल की आती है 3 साल की सजा वाली मिलेगा। अगर आप इस साल में एंटर हुए तो इस साल में, तो हेल्ड का मतलब सर टारगेट कॉन्फिस्केशन के रिलेटेड है या फिर ट्रांसफर करने से रिलेटेड है, क्लेम बैक करने से रिलेटेड है। मैं क्लियर हूं आपको सर? रिलेशन प्रॉपर्टी का हेल्ड का वर्ड यहां तक ही है, इससे ऊपर नहीं है। क्लियर सर? नाउ when the property is transferred to or is held by a person and the condition for such property has been provided or paid by another person। अब इसमें भी अभी तक सर शाम ट्रांजिशन इंक्लूड नहीं हुए। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन की बात कर रहा है और यहाँ पे भी 2 व्यक्ति की बात कर रहा है, राइट सर, पुराने वाले की तरह। अब आगे पढ़ेंगे कि शाम ट्रांजिशन कवर है या नहीं। साथ के साथ एक कंडीशन और डाली, एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंडीशन। सर एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय, उसे बाद में पढ़ते हैं। सो उन्होंने बोला जहां पे वो प्रॉपर्टी दूसरा व्यक्ति, पैसे मेरे, प्रॉपर्टी राजीव पे, पर राजीव जी होल्ड कर रहे हैं फॉर माय बेनिफिट। अगर ये प्रूव हो गया ये प्रॉपर है तो ऐसे कैसे बेनामी हो जाएगा। मेरे प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, तो ऐसे केस में 56(2)(10) चेक कर पाएंगे आप इनकम टैक्स एक्ट में। मेरे रिलेटिव नहीं है तो सर 56(2)(10) लग जाएगा। बट मान लीजिए अगर ये मेरे रिलेटिव है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा, लेकिन बेनिफिट भी अगर यही उठा रहे हैं। मैं क्लियर हूं आपको सर? लेकिन अगर बेनिफिट मैं उठा रहा हूं तो 56 में टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। मैं क्लियर हूं आपको? बेनामी एक्ट में सर दिक्कत आएगी। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि नितिन भाई ये वाला जो बी वाला पार्ट है पहले वाले में तो नहीं लिखा था, क्या पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो लेट मी टेक यू टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ भीम सिंह वर्सेस खान सिंह। सर उसमें सेम बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ये काम बढ़िया है, पैसे ए के, प्रॉपर्टी बी के नाम पे, तो जब तक डिपार्टमेंट ये नहीं प्रूव कर देता कि दैट बी इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ ए, सर ये बेनामी ट्रांजेक्शन कैसे हो जाएगा? तो सर ये जो बी वाली कंडीशन डाली है सर उस लॉ को देखते हुए डाली है। इसका मतलब उस लॉ में भी आपको ये बात पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ ये करने से कुछ नहीं होगा कि पैसे मेरे, प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, वो बेनामी नहीं हो पाएगा। जब तक राजीव जी ये प्रॉपर्टी होल्ड मेरे बेनिफिट के लिए नहीं करेंगे तब तक ना पुराने वाले एक्ट में ना नए वाले एक्ट में सर ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट। अब आगे लिखा हुआ था एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय। सर ये चार इश्यूज है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ये लैंग्वेज लॉ की नहीं है सर। मैं ब्लू लाइन में सर इसको ऊपर नीचे करके समझा रहा हूं। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल यू वांट टू नेम द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ स्पाउस। सर यहाँ पे पहले आप स्पाउस पढ़ोगे तो आप बोलोगे स्पाउस किसका, तो स्पाउस किसका नहीं। यहाँ पे अगर लॉ, इसका मतलब आपका, मतलब हस्बैंड और वाइफ, राइट। सर जब मैंने आपको 3-2 पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको बताया था एक केस था मंगत वाला केस, तो वहां पे सिर्फ एग्जम्पशन थी वाइफ और अनमैरिड डॉटर को, और यहाँ पे स्पाउस का मतलब इधर और, चाइल्ड का मतलब बॉय और सन, बॉय और गर्ल, सर मैरिड अनमैरिड, सर मेजर और माइनर सारे कवर हो जाएंगे, राइट सर। तो मैं अपनी मदर के लिए आज भी बेटा हूँ, राइट। तो मैं आज 10 साल और बड़ा हो जाऊंगा तो भी मैं अपनी माँ के लिए अपने बेटा ही रहूंगा, सर, राइट सर। नाउ और उस केस में नोन सोर्सेज से आपके पैसे आना चाहिए। मैं नोन सोर्सेज आपको बाद में समझाऊंगा। दूसरा केस है सर, फिर इन द केस ऑफ इंडिविजुअल यू वांट टू नेम द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ सर ब्रदर एंड सिस्टर, सर लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, राइट। मैं अपने मदर फादर या अपने दादा दादी या ब्रदर सिस्टर के नाम पे कराना चाहता हूँ, या अपने बच्चों के नाम पे कराना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में मुझे किसी एक डॉक्यूमेंट में ये दिखाना पड़ेगा ये जॉइंट प्रॉपर्टी है। और सर जॉइंट प्रॉपर्टी बोला है उन्होंने, कहीं ये नहीं लिखा कि भैया आप ये प्रूव करो कि आप 50% के होल्डर हो या 90% के होल्डर हो। अगर आपकी 1% भी होल्डिंग है, 0.1% भी होल्डिंग है, सर जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मैं क्लियर हूं आपको सर, राइट। नाउ यहां पे भी नोन सोर्सेज की बात करता है। देन इन द केस ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ केस में क्या बोलता है कि अगर पैसे एचयूएफ के, सो प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो रही है, कर्ता या किसी मेंबर के। तो मान लीजिए जैसे मेरी एचयूएफ है, तो मेरी एचयूएफ मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे। तो ऐसे कैसे मान लो उस एचयूएफ से मैंने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ली, लेकिन बेनिफिट उठा रहा है मेरा बेटा, वो भी मेंबर है। तो ऐसे केस में सर ये सर बेनामी ट्रांजेक्शन में नहीं आएगी, पर सर ये एचयूएफ के नॉन सोर्सेज से होना चाहिए। सर नॉन सोर्सेज में 2 इश्यूज है बेसिकली। क्वेश्चन ये होता है कि सर इनकम है नॉन सोर्सेज या कुछ और। तो हुआ क्या, बिल में आए जो बिल था सर, बिल था जो पुराने वाला,
2015 में, तो उस केस में ये लिखा हुआ था कि नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम। तो हुआ क्या सर, हमारे पास रह चुके हैं नवीन इंडी गुप्ता जी, 2015 डायरेक्ट टेस्ट कमेटी चेयरमैन, पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्होंने सबसे पहला इशू सर यहाँ पे आपने लिखा हुआ नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो मान लीजिए अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ आंध्रा बैंक से या सिटी बैंक से लोन ले लिया, या फिर मैंने अपनी फैमिली से गिफ्ट ले लिया, तो आप तो बोलोगे ये तो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, ये तो बेनामी है। उन्होंने बोला आपकी एकदम बात ठीक है, एकदम बात ठीक है। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि ऑफ इनकम तीनों जगह से हटा दिया। उसके बाद सर आप क्वेश्चन ये आता है नॉन सोर्सेज का मतलब क्या है। जब मैं नॉन सोर्सेज की डेफिनेशन करने के लिए देखने के लिए जाता हूं, तो मैं जब बताऊं सर पूरे एक्ट में नॉन सोर्सेज की डेफिनेशन नहीं है, तो नॉन सोर्सेज की डेफिनेशन नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर सर मैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 में जाता हूं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 ये कहता है कि अगर आपको कोई डेफिनेशन इस सेक्शन में नहीं मिली, इस एक्ट में नहीं मिली, तो ये आठ एक्ट है जहां से आप डेफिनेशन उठा सकते हैं। वो डेफिनेशन कौन सी है? पहला है सर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, दूसरा है इंडियन सक्सेशन एक्ट, फिर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिर है सर आपका कंपनीज एक्ट, फिर है एलएलपी एक्ट, फिर है डिपॉजिटरी एक्ट, फिर है उसके बाद सर आपका एक पीएमएल एक्ट, और एक एक्ट शायद मैं अभी भूल रहा हूँ, अभी देख लेते हैं दोबारा कौन सा है। तो एक एक्ट हुआ है, तो जब हाँ जी भैया। सर 2-3 क्वेश्चंस हैं, हम लोग बाद में ले लें या अभी ले लें? सर आप बताओ जैसे बोलो, मुझे अभी वो भी लेना, अभी ले लो। आप जैसे बोलते हैं सर, आपका फ्लो सर। सेक्शन 298 मैं 298 खत्म कर देता हूँ, उसके बाद हम राइट 298 खत्म कर लेते, तो इसमें राइट सर इसे खत्म कर लेते 298 के बाद फिर हम दोबारा क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है? श्योर सर। तो नॉन सोर्सेज वाज नॉट डिफाइंड। जब नॉन सोर्सेज नॉट डिफाइंड, तो ऐसे केस में सर मैं 1984 में दोबारा लेके जा रहा हूँ आपको। 84 में जब राजीव गांधी की सरकार आई और मैंने बताया बहुत सी 88 के साथ लगने शुरू हो गए, तो उनके दो बेबी थे, पहला बेनामी, दूसरा था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसको राजीव गांधी एक्ट भी कहा जाता है। नो डाउट सर बेनामी एक्ट में तो कभी टीथ लगाई नहीं, it was always remain as a paperless tiger, whereas सर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब लेके आए, लेकिन नो डाउट इसको बाद में डाइल्यूट कर दिया गया, काफी कुछ डाइल्यूट कर दिया गया। तो नॉन सोर्स की डेफिनेशन आप वहां से भी चेक कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इवन दो इट वाज नॉट रिटन टू सी दैट लॉ, सर ये आप इसलिए चेक कर सकते हो कि दोनों का टारगेट क्या है। सर दोनों का टारगेट ये है कि भैया मेरा दोनों का टारगेट ये है कि सर ब्लैक मनी या फिर मेरे को सर जो आपके ये गलत प्रैक्टिस है इसको अवॉइड करना है, राइट? एंटी ब्लैक मनी मेजर है। तो सर नॉन सोर्सेज को सर आपका इसमें ऐसे डिफाइन किया है, उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि नॉन सोर्सेज मींस एनीथिंग व्हिच इज नोन टू द गवर्नमेंट और इन द पब्लिक डोमेन। मतलब अगर समथिंग इज नोन ओनली टू बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर, तो ऐसे केस में इट इज नॉट नोन सोर्सेज। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब है मैं कोई भी प्रॉपर्टी लूं तो पहले जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप आई 3, 4, 5 जो भी फॉर्म होता है, मान लीजिए आईटीआर 1 भरने की जरूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा, चेतन आपने दे दी, तो दैट इज सफिशिएंट। आप एनडीटीवी का केस पढ़ेंगे जो अभी अप्रैल 2 जहां पे एनडीटीवी ने बोला है, केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आपसे जो क्या आपने वो प्राइमरी फैक्ट्स दे दिए, आपने दे दिए, तो इसका मतलब अगर आपने प्राइमरी फैक्ट्स दे दिए तो सेकेंडरी फैक्ट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे। अगर आपसे कुछ चीज मांगी जाएगी तभी तो दोगे उनको, मैं कह रहा हूं आपको। तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, कि आपको हाथ के हाथ ही कोई भी काम करना है। अगर रिटर्न फाइल करनी है तो सारे कॉलम्स हाथ के हाथ फिलअप करने हैं, दैट इज नॉन सोर्स, राइट सर? तो आईटीआर जरूर भरे एक बार, और सारे कॉलम्स भरे सर। प्लस सर चौथा था फिड्यूशियरी कैपेसिटी। चलिए पहले इसी की बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं। मान लीजिए पैसे मेरे प्रॉपर्टी मेरी मदर के नाम पे, और मैंने जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं की और नॉन सोर्सेज भी है। कैन आई से लाइक दिस, क्या डिपार्टमेंट नहीं कह सकता है कि भाई तो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं करी, नहीं आएगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ये तो सर ये एक्सेप्शन आप दो डेफिनेशन नहीं पूरी कर पाऊंगा। ऐसे मेरे प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे और बेनिफिट मेरे लिए। सर यहाँ पे पैसे मेरे कह रही है, ये एक्सेप्शन तब पढ़ने बी वाले क्लॉज पूरे नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं आपको सर, राइट? तो ऐसे केस में जो बी वाले क्लॉज के अंदर सर मैं ये बोल रहा मेरी मदर रहती है, अब कोई तो रह रहे हो, तो मुझे बताइए किसी व्यक्ति की इतना साहस हो सकता है जो ये बोले मैं अब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। तो हमेशा बच्चे रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तब पेरेंट्स ही रहता, क्योंकि
प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों आपको सर, राइट नाउ एक क्वेश्चन फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन भी आता है। फिड्यूशियरी कैपेसिटी में क्या होता है सर? फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट फिड्यूशियरी कैपेसिटी की, मान लीजिए राजीव जी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी और प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ऑनलाइन, तो जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी थी, इन्होंने मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ गया इनको, तो इन्होंने अपने दोस्त को बोला या अपने स्टाफ को बोला या फिर अपनी वाइफ को बोला या फिर किसी अपने बच्चे को बोला या किसी को भी बोला कि भाई मैं जा रहा हूं, तेरे को मैं पावर टर्न लिख के दे रहा हूं, वहां पे रजिस्ट्री करा लियो और पावर टर्न की कॉपी लगा दियो। तो जो भी व्यक्ति गया उसने बोला आई सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ सर राजीव खंडेलवाल on the property on the behalf of सर राजीव खंडेलवाल के फर्म के सर प्रॉपर्टी पार्टनर के नाम पे, पैसे कंपनी के प्रॉपर्टी डायरेक्टर के नाम पे, पैसे ट्रस्ट की फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम कर रहा है सर, ऐसे केस में मिलेगी। जैसे जब आप रिलायंस के शेयर आपने परचेज किए तो सर डीमैट में होंगे, तो सर जो अगर आप रिलायंस का रजिस्टर और मेंबर्स देखोगे वहां पे डिपॉजिटरी का नाम आ रहा होगा, आपका नाम नहीं, और वहां पे होके आता है और वहां से डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वहां पे सर जो डिपॉजिटरी है शेयर्स इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, मैं क्यों आपको सर, पर सबसे मेन बात क्या है सर, पे नोन सोर्सेज वाली बात है। पर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में आई वांट टू से अगर मैं किसी व्यक्ति की फिड्यूशियरी कैपेसिटी में जानने की कोई जरूरत नहीं है उसके ये सोर्सेस नोन थे या नहीं थे। मतलब अगर आप मान लो पार्टनरशिप के पैसे, ऐसे केस में नोन सोर्सेस है या नहीं, मैं क्यों आपको मैंने एक अपने भाई के नाम जब मैं गाड़ी लेके दे दी तो उसने गाड़ी यूज करनी शुरू कर दी। अब महीने मेरे भाई ने बोला भैया आप ये वाली गाड़ी यूज कर लो, मैं 4-5-6 दिन में आ रहा हूं, तब तक आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, या मैं 15 दिन बाद आ रहा हूं तब गाड़ी, अब 15 दिन में गाड़ी चला रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, क्या ये बेनामी हो जाएगा? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, आप गिफ्ट का मतलब क्या है? गिफ्ट का मतलब क्या है? जब आप बेनिफिट देते हो तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल, डोमेन, सब्सटेंशियल बेनिफिट। व्हाट आई वांट टू से सर एक्चुअली वो गाड़ी किसके कंट्रोल में है? आपके छोटे भाई के नाम। उसका डोमेन किसके पास है? आपके छोटे भाई। सब्सटेंशियल बेनिफिट कौन उठा रहा है? आपका भाई। आप तो थोड़ी देर आप उसने आपको लैंड ही तो करी थे, प्रॉपर्टी उसके नाम पे, आप गाड़ी में बैठ के तो गए होगे, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उठा लिया होगा। नो, दिस विल नॉट वर्क। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये तीनों टेस्ट चेक करने पड़ेंगे। तीनों टेस्ट अगर आपके भाई के फेवर में है तो ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। आर यू गेटिंग पॉइंट? दूसरा होता है सर एक और आर्गुमेंट आपको बता रहा हूं सर, डॉक्ट्राइन ऑफ एडवांसमेंट। सर डॉक्ट्राइन एडवांसमेंट क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आर्गुमेंट आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बेनामी लॉ में कवर करने को मिलेगा। सर डॉक्ट्राइन एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? सर इंग्लिश लॉ में क्या होता है, जितने भी यूके और यूरोपियन लॉज में क्या होता है, अगर मान लीजिए पैसे मेरे प्रॉपर्टी राजीव जी के नाम पे, तो ऐसे केस में यूके में या फिर फॉरेन कंट्रीज में माना जाता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है राजीव जी के बेनिफिट के लिए ही, ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है। मैं क्लियर आपको राइट? बट मैंने आपको बताया सर, जब 1870 में प्रीवी काउंसिल का डिसीजन आया था, उन्होंने क्या बोला था, हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक रीजन है, सब छोटे जितने भी सब पैसा कमाते हैं प्रॉपर्टी लेके अपने बड़ों के नाम पे, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम। इस वजह से सर वहां पे बोला गया सर इंडिया में रिवर्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एडवांसमेंट है। बट और इसी वजह से सर सेक्शन 81, 82 और 94 मैंने आपको बताया, उसमें क्या लिखा हुआ था कि राजीव जी विल होल्ड द प्रॉपर्टी ऑन माय बिहाफ फॉर माय बेनिफिट। जब लेकिन अब जब सेक्शन 81, 82, 94, सेक्शन 66 और 281A आपने रिपील कर दिए, अब आपने डॉक्ट्राइन एडवांसमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो व्हाट आई वांट टू से सर, आर्ग्यू करोगे डिपार्टमेंट को, पहली बात तो बेनामी डिपार्टमेंट नॉट ऑन, तो पहली बात उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई बेनामी, और बेनामी ट्रांजैक्शन में बताया 2 टेस्ट है, पहली बात पैसे में प्रॉपर्टी उन नाम पे प्लस बेनिफिट भी मैं उठा रहा हूं, तो ये बेनिफिट वाला टेस्ट उसको प्रूव करना पड़ेगा। सर आप बोलोगे एडवांसमेंट अब लगेगा, क्यों? आपने 81, 82 और 94 कम कर दिए हैं, एक्सेप्शन सिर्फ जो नीचे एक्सेप्शन दी हुई है ऊपर जो हमने 4 डिस्कस करी है। अदरवाइज डॉक्ट्राइन एडवांसमेंट का मतलब पैसे मेरे से अब बीसीडी पे सर बी ये बोलता था ट्रांजिशन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी के सारे प्रोस्पेक्टिव है। अब ये क्या बोल रहा है? ट्रांजिशन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन फिक्टिशियस नेम। मैंने क्या बताया था सर?
सर शाम ट्रांजेक्शन पहले वाले पुराने वाले एक्ट में नहीं लगती थी, पर यहाँ पे क्या है, जब सामने वाला व्यक्ति जो बेनामीदार है वो अगर सर क्या है फिक्टिशियस है, तो ऐसे केस में ये शाम ट्रांजेक्शन बनेगी, और ऐसे केस में सर अब नया वाला एक्ट लग जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब 1/11/2016 के बाद हुआ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सर, 8 जनवरी को और सॉरी 8 नवंबर को हमारे यहाँ 2016 में डिमोनेशन आया था, तो क्या हुआ सर, एक्सिस बैंक का कांड पकड़ा गया था दिल्ली के अंदर। तो एक्सिस बैंक के अंदर जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंची तो उन्होंने देखा एक्सिस बैंक के बहुत सारे जो खाते हैं वहां पे सर फोटो किसी और की, आईडी प्रूफ किसी और का, सर वैट नंबर किसी और का, सर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड किसी और का लगा हुआ था। तो वो व्यक्ति एक्चुअली था ही नहीं। आर गेटिंग पॉइंट? तो दैट इज नथिंग बट फिक्टिशियस स्टेप। वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे, पर वो ट्रांजेक्शन कौन सी होनी चाहिए? 1/11/2016 के बाद, उससे पहले ये शाम ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी विद ओनरशिप। जैसे मान लीजिए भगवान ना करे किसी के यहाँ इनकम टैक्स की सर्च हो जाती है, अब सर्च हो जाती है तो अब बहुत सारा अकाउंटेंट मनी पकड़ा गया। जब अकाउंट पकड़ा गया तो कुछ प्रॉपर्टी के पेपर से पकड़ा। वो प्रॉपर्टी पेपर में क्या था, उस बेटे के नाम एक प्रॉपर्टी है से डिफेंस कॉलोनी में एक शॉप है, और एक सुंदरनगर में कोठी, एक मान लीजिए फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठी भी, ठीक है, उसके नाम कुछ एक वो आपने देखा होगा पीछे सर्च हुई थी, एक जगह चाबी लगाई थी, छोटी सी पिन लगाई थी, बहुत सारी एक दराज खुल गई थी या फिर वो चेस्ट खुल गया था, तो उसमें मान लीजिए बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है, और दूसरे पूछा गया ये ज्वेलरी किसकी है? उसने कहा मेरी वाइफ की है। उसने कहा ठीक है पैसा आप साइड पे बैठो, एक करके दोनों को बुलाओ। पहले बेटे को बुलाया गया, बेटे से पूछा गया कि भैया ये आपके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी है? मेरी प्रॉपर्टी। उसने बोला भैया एक तो मेरे पास प्रॉपर्टी, सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी डिफेंस कॉलोनी में है, शॉप है, और कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। बोला देख ले कोई सुंदरनगर में हो या फिर कोई फ्रेंड्स कॉलोनी में, कहता कोई प्रॉपर्टी। कहता ठीक है जी आप बैठी। उसकी वाइफ को बुलाया गया, वाइफ से पूछा गया आपके पास ज्वेलरी कौन सी है? तो वो एक अलमारी की तरफ ले गई, उसने दिखाया सर ये ज्वेलरी है, ये अच्छी वाली है मेरे मायके से आई हुई है, और खराब वाली आपको बताइए ससुराल से आती है, और कहां से आती है खराब वाली? तो कह रही नहीं केस। तो उसने बोला ये ज्वेलरी मेरे पास है, उसने आपके पास कभी और ज्वेलरी कुछ नहीं। तो ठीक है जी बात खत्म हो गई। अब ऐसे केस में क्वेश्चन ये उठता है, लेट अस टॉक अबाउट सन के केस में क्या ये सब बेनामी हो सकता है या नहीं हो सकता? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर मैं पूरा एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पर एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शन बता रहा हूँ, सेक्शन 91, 92, 101, 102, 106 और 110। मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, जस्ट ये है इन सब सेक्शंस का कि सर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्रेसिडेंस लेंगे ओवर ओरल एविडेंस। व्हाट आई वांट टू से कि जब उस प्रॉपर्टी उस बेटे ने परचेज करी होगी तो सर वो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास गया होगा, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने पूछा होगा हाँ भाई प्रॉपर्टी आपने ले ली? उसने हाँ जी ले ली, पोजीशन ले लिया, और उस सेलर से क्या पूछा होगा पेमेंट ले ली? हाँ जी पेमेंट ले ली। तो ऐसे केस में सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या बता रहे हैं? प्रॉपर्टी तो उसके नाम पे ही है, वो भूल गया होगा। बट फर्क कहां पे है? जहां पे जुडिशियरी कैपेसिटी उसको बिना बताए पिताजी चले गए होंगे पौटानी में गुगी गुगी मार के, और उसको पता नहीं हो उसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर ली, मतलब वो व्यक्ति खुद नहीं गया होगा, वहां पे दिक्कत आ जाएगी। अब लेट अस टॉक अबाउट ज्वेलरी। ज्वेलरी के केस में क्योंकि प्रॉपर्टी है, जहां तो हस्बैंड वो एविडेंस दिखाए कि भैया ये ज्वेलरी बिल इसके नाम पे है, ये ज्वेलरी ये लेने गई थी, समथिंग लाइक दिस, या फिर कोई ऐसी फोटो या फिर वीडियो जहां पे कोई पार्टी वार्टी हुई है जहां पे उसकी वाइफ ये ज्वेलरी पहन के गई थी, राइट? अगर वो प्रूव कर देगा तो बोलेगा वो मैडम भूल गई होंगी, देखो ज्वेलरी अगर मैंने पहन के चला, जब लेडीज पहन के चली गई इसका मतलब शी इज ओनिंग इट आल्सो। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ऐसे केस में अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो ये माना जाएगा कि सर ये सी में कवर हो जाएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? लेट अस गो डी। सर ट्रांजिशन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी विद द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंडीशन इज नॉट ट्रेसेबल, मतलब जो बेनिफिशियल ओनर है सो कॉल्ड वो या तो ट्रेसेबल नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है। सर आपको याद होगा सर डिमोनेशन के टाइम पे सर हैदराबाद में एक पुलिसकर्मी, एक लेडी पुलिसकर्मी सर टीवी पे आके बोलना शुरू कर दिया था मेरे अकाउंट में 1 करोड़ जमा होगा, 1 करोड़ जमा होगा, 1 करोड़ जमा होगा। व्हाट इज हैपेंड? सर शी नोज इट, शी इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन सर रिपोर्ट हो जाएगी इनकम टैक्स में। तो अगर उसने रिपोर्ट नहीं करी तो ऐसे केस में सर वो भी माना जाएगा कि बेनामी ट्रांजेक्शन का पार्ट है। तो उसने बोला भैया मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कुछ जमा हो गया। और सर जनवरी 2017 के अंदर सर एक देयर वाज अ पुणे पॉलिटिशियन, जो पुणे में पॉलिटिशियन पकड़े गए थे जिनके कार के अंदर से सब बहुत सारे पैसे मिल गए थे। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये पैसे कहां से आए, बोले भैया मैं तो पुणे में किसी काम से गया था और पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरी पीछे वाली गाड़ी की डिक्की के अंदर किसने पैसे रख दिए, मुझे नहीं पता। तो ये डी में कवर होगा। या फिर एक चौथा सीन जो मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले टाइम पे, सर चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसे आप सर मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, फिर कहीं पे भी जाते हो तो पीलों को दसवन देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो होता क्या आपने पैसे दिए, सर पैसे किसके? पैसे आपके। सर प्रॉपर्टी किसके नाम पे रही है? वो जो डाइटी है या फिर रिलीजियस ट्रस्ट है उसके नाम पे। पर क्या एंजॉयमेंट आप कर रहे हो? आप कर रहे हो क्योंकि आप जनरल पब्लिक में आ रहे हो। तो ऐसे केस में वन कैन आर्ग्यू, डिपार्टमेंट कैन आर्ग्यू कि ये बेनामी उसका, लेकिन
फिर वो सेक्शन कॉल 58 सेक्शन ये कहता है कि चैरिटेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के केस के अंदर, रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर सर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि इन पे बेनामी एक्ट नहीं लगेगा। बट इसका मतलब क्या हुआ सर? व्हाट इज द मोरल? मोरल इज 12AB इज एप्लीकेबल, आई बिलीव पहले 1 जून था, अपडेट 1 अक्टूबर हो गई है। तो ऐसे केस में अगर आपके आसपास कोई रिलीजियस ट्रस्ट है और उसने रजिस्टर नहीं कराया तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट इट रजिस्टर्ड। व्हाई? पहला 56(2)(10) से बचेगा इनकम टैक्स के अंदर, 56(2)(10) लगेगा अदरवाइज। दूसरा, अगर आप रजिस्टर नहीं करा, दूसरा कल को सर ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट दे भी सकता है, गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि जो ट्रस्ट, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो तो रजिस्टर्ड है वो तो ठीक, बाकी सब पे हम बेनामी एक्ट का प्रोविजन लगा सकते हैं। क्यों आपको सर, राइट? नाउ सेक्शन 53A ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन ले लूंगा सर। सर हमारे दिल्ली में क्या है, करीबन 70% पावर टॉनी केस है। पहले बात तो समझ ले पावर टॉनी केस है क्या। अगर ये सिंगल पावर टॉनी ही है, सिर्फ सिंगल पावर टॉनी, मैंने राजीव जी को एक प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने सिंगल पावर टॉनी दी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्या वो ट्रांसफर है? नो सर। पावर टॉनी का मतलब कि सर मैंने पावर टॉनी दे दी, अब जैसे मैं कहूंगा मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ आप ये काम कर लेना। बट जो पावर टॉनी ट्रांजेक्शन है, जो कौन सी वाली, वो पावर टॉनी कौन सी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल, सर गिफ्ट डीड, राइट, विल। तो होता क्या है, नॉर्मली जब मैं प्रॉपर्टी एक्वायर करता हूं प्रॉपर्टी वाली, तो पावर टॉनी मेरे नाम पे, सर मैं एग्रीमेंट टू सेल अपनी वाइफ के नाम पे बनाता हूं, गिफ्ट डीड फिर मेरे नाम पे बनती है। टारगेट क्या है कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति नाट गया, बोल रहा भाई मैं नहीं रजिस्ट्री कर रहा, तो सिंस उसकी पावर टॉनी मेरे पास है, मैं उसकी पावर टॉनी से अपनी वाइफ के नाम पे रजिस्ट्री करा लूं। तो ऐसे केस में क्वेश्चन उठता है क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है या नहीं। फिर उस डेटों पे आते हैं सर, जो डेट 19 मई, जो को ट्रांजेक्शन 19 मई 1988 से पहले हुई है, मैंने क्या बताया था सर, सेक्शन 81, 82 और 94 प्रोटेक्ट ऑलरेडी कर रहा था, तो कोई ट्रांजेक्शन कोई पहले हुई है वो तो कवर होगी ही नहीं। तो आपका प्रारंभ कब है बेनामी एक्ट का? 19 मई 1988। अब 19 मई 1988 से लेकर देखते हैं सर 2001 तक, मैं रेलेवेंस बताऊंगा। फिर 2001 से देखते हैं सर 31 अक्टूबर 2016 तक, और वो एक देखेंगे 1 नवंबर 2016 के बाद। सर मैंने 2001 की डेट इसलिए बताई क्योंकि 2001 में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज अमेंडेड। उन्होंने बोला ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी का, इमोरल प्रॉपर्टी का अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे केस में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से अगर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई, आपने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करी, डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, फ्रॉम 19 मई 1988 अप टू 2001, सिंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो ऐसे केस में अगर आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की, तो ऐसे केस में सर ये माना जाएगा डीम्ड टू बी ट्रांसफर। तो ऐसे केस में आप देखिए सर क्या है, पैसे मेरे, सब प्रॉपर्टी का पोजीशन ही मेरा, ट्रांसफर मुझे कर दिया, अब बेनिफिट में उठा रहा हूँ, रैबी में आ रहा हूँ, सर ये बेनामी कैसे हो जाएगा? मैं क्यों आपको सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसे मेरे, हेल्ड भी मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का पोजीशन भी मेरे पास है, ट्रांसफर भी माना जाएगा, पर और साथ के साथ सर क्या है, बेनिफिट में उठा रहा हूँ, तो ये बेनामी कैसे हो जाएगा? तो सर ये तो बात खत्म हो गई, पुरानी ट्रांजेक्शन 2001 तक वही दिक्कत रही। अब हुआ क्या, इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी 53 के, उन्होंने क्या बोला, पहली बात सर प्रॉपर्टी कंसीडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पर्सन जिसका पोजीशन हो, राइट, प्लस स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना चाहिए। अब 2001 की बात करते हैं, मान लीजिए ये तीनों कंडीशन पूरी है तो बात ही खत्म, आप एक्सेप्शन में आ गए, बात ही खत्म हो गई, चाहे वो 2016 के बाद 2016 से पहले, कोई दिक्कत नहीं। बट जहां पे आपने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं कराए, तो ऐसे केस में लेट मी टेक यू टू सर बलबीर सिंह मैनी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बलबीर सिंह मैनी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यार मैं सेक्शन 247 में ट्रांसफर डेफिनेशन में आप क्या लिखते हो, प्लीज बॉदर्ड, तो अनलेस एंड अनटिल ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक ये डॉक्यूमेंट लीगल इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, मैं ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं पढ़ूंगा। तो सेम बात इस पे भी लगेगी, जब प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर ही नहीं हो रही, तो वहां पे क्या बोल रहा है, पहले सेक्शन में क्या लिखा था, वेयर द बेनामी ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन विद द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू, तो जो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा तो आप पढ़ोगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब आयो सर 1/11/2016 के बाद कोई ट्रांजेक्शन होती है और जहां पे आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराई, तो ऐसे केस के अंदर डिपार्टमेंट ये आर्ग्यू कर सकता है सर हेल्ड वर्ड पड़ेगा, तो हेल्ड के चक्कर में ये हेल्ड बात करता है लीगल ओनरशिप की, पैसे आपके पर ओनरशिप किसी और की है और बेनिफिट आप उठा रहे हो। पर सर आपके पास दो आर्गुमेंट है, पहली बात सर हेल्ड का मतलब सिर्फ लीगल ओनरशिप नहीं होता, सिर्फ पोजीशन भी होता है। इफ यू आर लीगली होल्डिंग, लीगली पोजीशन है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस सर ये लॉ कुछ ऐसे बोलता है जहां पे कंडीशन आपने मूव किया और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो सर, जबकि आपका 53 वाले केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी ए के नाम पे ही होती है, आप पैसे देते हो, पावर टॉनी में सिर्फ आपके पोजीशन कन्वर्ट होता रहता है, तो सर वो तो कभी ट्रांसफर हो ही नहीं रही।
तो ऐसे केस में वो बेनामी एक्ट के अंदर आ ही कहा रही है। तो कहने का मतलब ये है सर, लेट अस रिमाइंड यू सोनम एंटरप्राइज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सोनम एंटरप्राइज में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर आपने कोई एक्सेप्शन डाल दी है और किसी जगह पे, तो इसका मतलब वो एक्सेप्शन इसलिए नहीं होती कि आपने डाल दी। व्हाट आई वांट टू से, दिस लॉ इज नथिंग बट अ क्लैरिफिकेटरी लॉ। एक क्लैरिफिकेटरी लॉ है सर। अगर आपने ये नहीं भी डाला होता तो भी ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती। मैं क्लियर हूं आपको सर? शुभम भैया आप क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछ लो आप, नहीं तो फिर मैं आगे कवर करूं। शुभम भैया। हाँ जी सर, 2 क्वेश्चंस थे सर स्टार्टिंग से। हाँ जी सर, if a real estate property or flat is purchased at 12 lakh rupees 10 to 15 years back with check payment and is registered at joint name, daughter and the first holder and चैट mother पे as कहां पे, second- चैट पे कहां पे भैया? ठीक है सर। बड़े भैया एक बार दोबारा बोलो, हाँ जी दोबारा सर। बोलो, दोबारा बोल दो। सर मैं बोलता हूँ if a real estate property जो कि 12 लाख रुपए की परचेस हुई थी 10 से 15 साल पहले थ्रू चेक, और सर वो जॉइंट नेम पे है, डॉटर फर्स्ट होल्डर है और मदर सेकंड होल्डर है। ओके, बट what are the legal implication if I include or do not include ITR now? What are the implication when I सर sell it in पैसे the future and सर get पैसे paid? किसके दिए? पैसे किसने दिए? पैसे किसने दिए? मेरे भाई कंसेशन सर पैसे ऑब्वियसली सर मैंने दिए ना। अच्छा, पैसे आपने दिए और प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर रहे हो आप? हाँ जी नहीं, प्रॉपर्टी किसके नाम सर, पे? डॉटर और मदर। तो कोई दिक्कत नहीं सर, वहां पे तो कोई दिक्कत सर भाई। और पैसे नॉन सोर्सेज से है नहीं, पहले ये समझा दो मुझे आप। भैया पैसे सर ये मेंशन नहीं करा। स्वपम जी अगर आप ये बता अब मान दीजिए। लेते हैं, मान लीजिए भैया, मान लीजिए पहली बात समझिए, जब आपने अपनी बेटी नाम पे या फिर अपनी वाइफ के नाम पे अगर प्रॉपर्टी कर दी है, तो सबसे पहले तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन, ऐसे मेरे प्रॉपर्टी और के नाम पे अगर बेनिफिट मेरी वाइफ ही उठा रही है तो कोई दिक्कत नहीं सर, बेनामी नहीं हो सकता। मैं ये बोलूंगा मेरी वाइफ वहां पे रहती है, मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मान लीजिए नॉन सोर्सेज थे, मेरे पैसे एक नंबर किया, मैंने कहीं से लोन लिया हुआ है तो प्रॉपर्टी वहां पे मैं लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो नीचे वाले एक्सेप्शन में फॉल कर दूंगा, पहले ऊपर वाली कंडीशन पूरी करूंगा, ऊपर वाली कंडीशन पूरी नहीं होती तो एक्सेप्शन करूंगा। ठीक है सर? राइट सर। आगे बोलो भैया। सर अगला क्वेश्चन है, what will be the case when property is held by one person consideration for which has been paid by another person for the benefit of third person? For example, held by Mr. A, consideration for which was paid by Mr. B on the instruction of Mr. C. Sir, with this sort of cases usually happen. इस तरह की चीजें भाई, अगर ऐसा है कि मान लो ऑफिस बात है, सी के कहने पे बी ने अगर पेमेंट करी है, राइट, और प्रॉपर्टी उसके नाम पे, बी के नाम पे, सी ने इंस्ट्रक्शन दी ए को कि भाई तू पेमेंट कर दे, और बी के नाम पे प्रॉपर्टी है, अगर बेनिफिट सी उठा रहा है सर, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, प्लीज टू अप्रिशिएट। अगर सी ने बी को दिया है तो पेड और प्रोवाइडेड में आ जाएगा, प्लीज टू अप्रिशिएट। अगर मैंने शुभम को बोल दिया भाई शुभम में पेमेंट कर दे, इसका मतलब मेरा शुभम से कोई लेना देना है ना भैया, तभी तो शुभम मेरी बात सुन रहा है। आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर शुभम मेरी बात नहीं सुनेगा, वो ऐसे कैसे कर देगा किसी के नाम पे? इसका मतलब पेड और प्रोवाइडेड आ जाएगा, पेड और प्रोवाइडेड वर्ड के अंदर ये बात आ जाएगी। तो अगर बी होल्ड कर रहा है फॉर माय बेनिफिट, तो इट विल प्रिज्यूम दैट इज द बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है भैया? राइट सर। सर आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ले लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। अब ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जया दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हाजरा, और इट हैज बीन फॉलोड बाय राजेंद्र प्रसाद मलिक, शांति देवी मलिक। सर इसमें इशू ये थे कि उन्होंने बोला भाई कैसे पता लगेगा कि व्हाट इज द, कि कैसे पता लगेगा ये बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं, कैसे पता लगेगा? सर्कमस्टेंसेस क्या है? उन्होंने कहा सोर्स, पहला क्या है? द सोर्स फ्रॉम द परचेज मनी केम, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द परचेज, मोटिव क्या है सर?